हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। हम यहाँ पे हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो कर रहे हैं। आज हम जो है पद और उसके भेद को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पद व उनके भेद। पद व पद के भेद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पद होता क्या चीज है। देखिए, जब दो या दो से अधिक वर्ण जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं आपस में, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए, दो कोई सा भी जो वर्ण है वो आपस में मिलते हैं, फिर जो नया बनता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, जब शब्द का जो प्रयोग है वो कोई सा भी वाक्य उसके अंग के रूप में किया जाता है, तब वो वहां पे कहलाता है पद। क्लियर है? जब वर्ण जो है, दो वर्ण हो गए या दो से अधिक वर्ण हो गए, वो आपस में मिलेंगे और वर्ण का जो मेल होगा उससे एक शब्द बनेगा। और जो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, अगर इसका प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, ठीक है, जो शब्द है इसका प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, तब वही पद कहलाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद के भेद। इसको आगे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और यह शब्द जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है, तब यह पद कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पद के भेद। पद के कुल 5 भेद माने जाते हैं। पद के कुल 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? देखिए, पांचों भेद। सबसे पहला होता है संज्ञा, नेक्स्ट है सर्वनाम, नेक्स्ट होता है क्रिया, नेक्स्ट होता है विशेषण और लास्ट होता है अव्यय। पद के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा, संज्ञा के बाद नेक्स्ट होता है सर्वनाम, सर्वनाम के बाद नेक्स्ट होता है क्रिया, क्रिया के बाद नेक्स्ट होता है विशेषण और लास्ट होता है अव्यय। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि पद के कितने भेद होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद का भेद नहीं है? आपका पहला ऑप्शन रहेगा संज्ञा, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन रहेगा क्रिया और लास्ट ऑप्शन रहेगा क्रिया विशेषण। तो इसमें से कौन सा पद के भेद नहीं है? तो याद रखिएगा, क्रिया जो होता है ये पद के भेद होते हैं और जो विशेषण होता है ये पद के भेद होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण पद का भेद नहीं होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जिसमें से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पे संज्ञा को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज? पद क्या होता है और पद के भेद कितने होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पद के कितने भेद होते हैं बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा पद का भेद नहीं होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा। पद का जो पहला भेद होता है संज्ञा, इसको हम स्टार्ट करते हैं।
संज्ञा। संज्ञा जो होता है अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, सम प्लस ज्ञा, ये जो संज्ञा है इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सी संधि होती है। सम प्लस ज्ञा में टूटेगा ये जो संज्ञा है, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, इसी को संज्ञा कहा जाता है। यह तो फिर इसको शॉर्ट में ये भी कहा जा सकता है, देखिए चलिए इसका डायरेक्टली हम परिभाषा ही बता देते हैं। संज्ञा टूटता है सम प्लस ज्ञा में, और इसका जो अर्थ होता है ये होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। अगर आपको संज्ञा जो है इसकी परिभाषा पूछा जाएगा तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति विशेष हो गया, या कोई भी विशेष चीज के बारे में या उसका सम्यक ज्ञान कराने का जो बोध होता है उसी को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी प्राणी इत्यादि किसी के भी नाम का जो बोध कराने वाले होते हैं इसी को संज्ञा कहा जाता है। इसका आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान विशेष या किसी प्राणी इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा के भेद। ये जो संज्ञा का भेद है इसको हम दो टाइप में पढ़ेंगे। एक नॉर्मल, अगर आपको पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। अगर नॉर्मली पूछा गया, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि सीधे पूछा गया संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर लेना है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखिए एक मैं यहाँ पे बांटती हूँ, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और नेक्स्ट रहेगा अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन कौन से 3 भेद माने गए हैं? सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा माना गया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये जो तीनों भेद होते हैं ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार होते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 3 भेद माने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के मैंने 5 भेद बताए, जिसमें से जो 3 भेद हैं ये यही वाले तीनों भेद आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही तीनों भेद इसके 3 भेद में शामिल है। अब बच गए एक्स्ट्रा 2 भेद जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। एक रहेगा समूहवाचक संज्ञा और एक रहेगा पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें से कामता प्रसाद गुरु ने यह माना है, क्योंकि इन्होंने 3 ही भेद बताए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनके 3 भेद होते, तो बाकी के 2 भेद कहाँ गए? तो कामता प्रसाद गुरु ये उनके अनुसार उनका ये मानना है, ये जो समूहवाचक जो संज्ञा होता है ये अलग से ऐसा संज्ञा को कोई भेद नहीं होता है। ये जो समूहवाचक संज्ञा होता है ये इसका समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाता है। ये कामता प्रसाद गुरु का मानना है कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है इसका समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है, अलग से समूहवाचक संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसा वो मानते हैं। और जो पदार्थवाचक जो संज्ञा होता है इसका समावेश जातिवाचक संज्ञा में होता है, मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं होती है,
जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है और इसी से ही पदार्थवाचक संज्ञा बना है। ऐसा किनका मानना है? कामता प्रसाद गुरु का मानना है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसमें, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनमें से समूहवाचक संज्ञा का समावेश किसमें किया गया है? तो जो समूहवाचक संज्ञा है इसका समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया गया है और पदार्थवाचक संज्ञा का समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी स्थान हो गया, किसी विशेष स्थान के बारे में बात करें, यहाँ पे किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति या विशेष क्या बोलना चाहिए आपका, प्राणी है ना, किसी का जो भी विशेष हो उसका नाम का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर है ये? किसी भी जो विशेष चीजें होती है, चाहे विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया जाए, चाहे कोई विशेष वस्तु या कोई विशेष स्थान या कोई विशेष दिन के बारे में, जैसे कि सप्ताह में आपका 7 दिन होते हैं जिसमें से मैंने आपको सोमवार कह दिया, प्रॉपर जो सप्ताह उसका एक नाम बता दी मैं, सोमवार, तो सोमवार किसके अंतर्गत चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो वही बात है, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी, कोई विशेष जो भी विशेष व्यक्ति हो गए है ना, तो इसका जो भी बोध कराया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अगर इसका मैं एग्जांपल लूं, सपोज के लिए अगर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया जाए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये इनकी विशेषता क्या है कि एक महान क्रिकेटर है, तो इनका प्रॉपर मैंने एक नाम बोल दिया तो ये सचिन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अगर मैं क्रिकेटर बोलती, ठीक है, क्रिकेटर या फिर बोला जाएगा, चलो एक खैर उसको मैं जातिवाचक संज्ञा में आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ फिलहाल ये देखते हैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर ये एक विशेष व्यक्ति हैं, या अगर जैसे बोला जाएगा कि ताजमहल, किसी विशेष स्थान में अगर बोला जाएगा ताजमहल, तो देखिए भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक महलें हैं जिसमें से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ महल बोलती तो आपको नहीं पता कि वो कौन से महल के बारे में बात कर रहा है, पर यहाँ पे प्रॉपर मैं उसको क्लासिफाई कर चुकी कि ताजमहल, बहुत सारे महल हैं उसमें से ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है। तो ताजमहल जो है ये अपने आप में एक, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही ताजमहल होते हैं ना, बहुत सारे ताजमहल तो नहीं है, महल बहुत सारे लेकिन ताजमहल एक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। क्लियर है ये? जैसे एक आध और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर मैं त्योहारों के बारे में बात करूं तो भारत में बहुत सारे त्योहार होते हैं, होली हो गया, दीपावली हो गया, ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं, पर उन त्योहारों में अगर मैं प्रॉपर नाम बोल दूं होली का त्योहार, तो ये जो होली का त्योहार है हम पूरे त्योहारों में से एक त्योहार वहां से अलग से निकाल के लेके आ गए, तो ये जो होली का जो त्योहार है ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष जाति का बोध कराए, हो सकता है वो समूह में भी रहेगा पर वो समूहवाचक नहीं रहेगा। मैंने आपको अलग से यहाँ पे बताया हुआ है, एक दो चीजें अलग से, एक समूहवाचक बताया था और एक पदार्थवाचक बताया था, है ना। तो जो समूहवाचक जो था उसका समावेश किसके अंतर्गत हो गया था? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, और जो पदार्थवाचक था उसका समावेश जातिवाचक के अंतर्गत। तो अगर यहाँ पे इसको मैं इसका कोई डेफिनेशन नहीं बता रही, इसमें ऐसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं जिससे किसी जाति विशेष का अगर बोध होता है, तो इसमें जाति मतलब ये कास्ट वाली जाति नहीं आती है,
मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे किसी विशेष जाति का बोध होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ एक किसी लड़के का नाम राम हो गया, तो राम अगर बोला जाएगा तो राम कौन सा संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे लड़के होंगे पर उसमें मैंने आप नाम क्या बोल दिया, राम का नाम बोल दिया। जैसे सीता हो गई, तो वहां पे प्रॉपर लड़कियां बहुत सारी होंगी, लेकिन उसमें से हम एक अलग से निकाल लेके आए हैं जो है सीता। ठीक, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में अगर मैं बोलूं कि लड़का, लड़का बोल सकते हैं या फिर लड़के बोल सकते हैं या फिर लड़की। अगर यहाँ पे लड़का में अगर मैं राम बोलती हूँ, अगर लड़की में मैं सीता बोलती हूँ, तो देखिए राम अगर यहाँ पे बोला जाएगा लड़का है ये, लेकिन अगर सिर्फ राम बोल रहे तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर लड़का या फिर लड़के बोलते हैं तो चूंकि लड़का पूरे जो विश्व है इसमें लड़के बहुत सारे हैं, तो हम उसमें प्रॉपर ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन से लड़के के बारे में बात किया गया है। अगर राम के बारे में बात किया गया तो ये व्यक्तिवाचक में है, लेकिन वहां पे नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया कि लड़का, तो ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, क्योंकि पूरे लड़के जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। सेम थिंग लड़की, लड़की में अगर सीता अलग से निकाल के लेके आ रहे हैं तो ये जो सीता जो है एक प्रॉपर नाम हो गया, लेकिन अगर सिर्फ लड़की बोल रहे हैं तो पूरे विश्व में पूरी लड़की जाति का यहाँ पे बोध होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं पता है कि किस लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। वैसे नेक्स्ट हम देखते हैं नदी। तो देखिए पूरे विश्व में बोला जाए चाहे भारत में बोला जाए, अगर नदी बोल रहे हैं तो क्या एक ही नदी है क्या, नहीं है, बहुत सारी नदी है। ज्योग्राफी में आप लोग देखेंगे महानदी हो गया, महानदी तो अपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हो गई, ठीक है, और सिंधु नदी हो गया, यमुना नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गए। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर नाम बोल दिया गया महानदी, शिवनाथ नदी, ठीक है, हसदेव नदी, सोन नदी, प्रॉपर नाम बोल रहे हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। पर सिर्फ और सिर्फ नदी बोल रहे हैं तो यहाँ से केवल कोई एक नदी का बोध नहीं होता है, यहाँ से जितनी नदी है पूरी नदी जाति का बोध होता है, तो इसीलिए ये नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हर कोई पहचान जाता है तो इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जातिवाचक संज्ञा भी ऑलमोस्ट समझ आ ही जाता है, इसीलिए उससे भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम होती, पर जो क्वेश्चन ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होती है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किसी गुण हो गया, किसी व्यक्ति का गुण या स्वभाव, विशेष दशा, इस भी चीज का, किसी व्यक्ति का अगर बोला जाएगा आपका विशेष गुण या फिर स्वभाव या कोई भी दशा, इनका बोध जो कराता है, कराने वाले को क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति के विशेष गुण का, कोई स्वभाव का या किसी भी दशा का बोध कराने का, यहाँ से उनका जो भाव है ये पता चलता है, तो ये कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसका, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, क्लियर है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके अंतर्गत कौन सा भाव आएगा, उससे कौन सी भाव देखने को मिलेगी, गरीबी का भाव। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन वही बनता, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो गरीब से क्या बन के आएगा, इसका जो भाव रहेगा ये गरीबी, उस व्यक्ति में गरीबी का भाव है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वहां से क्या भाव निकल के आ जाएगा, अमीरी का भाव निकल के आएगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर कोई व्यक्ति, गुस्से को और क्या बोलेंगे, क्रोध बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, उस व्यक्ति की विशेषता, देखिए यहाँ पे भाववाचक में उस कोई भी चीज है उसकी विशेषता, जैसे ये गरीब है इसकी विशेषता ये है कि ये गरीब है, मतलब गरीबी का ये भाव है, अमीर में अमीरी वाली विशेषता आ रही है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको क्या बोला जाता है, क्रोधी व्यक्ति बोला जाता है।
तो क्रोधी व्यक्ति के अंतर्गत इसमें आपको पूछा जाएगा, देखिए क्रोधी और क्रोध, क्वेश्चन इससे आया हुआ है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए अब इसमें पहचानना है कि क्रोधी भाव है कि क्रोध भाव है। तो देखिए क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोध व्यक्ति नहीं होता है। क्रोधी व्यक्ति होता है तो उस क्रोधी व्यक्ति में भाव किस प्रकार का है, क्रोध का भाव है, गुस्से का भाव है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो क्रोध है ये उसका भाव है, तो क्रोध क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा रहेगा। तो भाववाचक जो संज्ञा है इसका आप लोग सेंटेंस अगर बनाएंगे तो सेंटेंस अगर आपको बनाने आ गया मतलब आपसे भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। क्लियर है ये। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा नाम से स्पष्ट है, ग्रुप वाली चीजें आएंगी। जहां पे ग्रुप के बारे में बात किया जाएगा वो एक समूह होगा। जैसे कि इसमें क्या क्या इसका एग्जाम्पल होगा, सेना, सेना में क्या होता है, एक समूह ही है। फौज, फौज भी क्या है, इसमें समूह ही होते हैं। गिरोह, दल, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। समूह में ज्यादा कुछ आपको याद रखने लायक ही नहीं है, बस आपको देखते ही पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अगर जो चीजें हैं वो समूह को इंगित करती है तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा कहलाता है वो। तो समूहवाचक संज्ञा से भी क्वेश्चन आने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब पूछ सकता है सेना, तो देखिए सेना में क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल होते हैं क्या, नहीं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं तभी तो एक सेना बनता है। सेम थिंग फौज में भी, फौज में क्या एक ही आर्मी होते हैं क्या, उसमें बहुत सारे होते हैं। सेम थिंग गिरोह, गिरोह मतलब क्या होता है, गैंग होता है जिसका एक डॉन होता है, ठीक है। तो गिरोह में भी बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं। दल हो गया, दल तो नाम से ही क्लियर है कि ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, समूहवाचक के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए ये जो पदार्थवाचक संज्ञा इसी को याद रखिएगा, इसका एक और नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को ही द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। पदार्थवाचक संज्ञा को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, ऐसी वस्तुएं जिससे, ऐसी चीजें जिससे कोई वस्तु बनी होती है, इसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे कोई वस्तु बनी होती है उसी को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा तो लकड़ी, ऊन, सोना, तांबा, ये सब क्या है, इनसे कोई कुछ ना कुछ चीजें बनती है। जैसे ऊन से क्या बनता है आपको पता है, तांबा से क्या बनता है, सोना से क्या बनता है। प्रॉपर सिर्फ सोना को ही यूज किया जाता है क्या, नहीं, उससे बहुत अच्छी अच्छी प्रकार की आकृति की ज्वेलरी बनती है। लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिससे कोई और अन्य वस्तु निर्मित होती है, इसी को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो संज्ञा है, संज्ञा के 5 भेद पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो संज्ञा है इसमें से मैंने आपको जो भाववाचक संज्ञा बताया है, इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैं जो आपको एमसीक्यू कराऊंगी आगे, वो बाकी चीजें जो है एमसीक्यू में आपकी कवर हो जाएगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी चीजें नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।